उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रंगमंच पर नए नए चरित्र और नए नए द्वंद्व पैदा होते और एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दो चेहरे बड़े तेजी से उभरे और सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चित हैं। राकेश टिकैत, जो लगातार 9-10 महीनों से किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट में काफ़ी प्रभाव रखते हैं और इस किसान आंदोलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी उनके प्रति सहानुभूति भी पैदा की है। एक दूसरे चेहरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के प्रमुख। वो इस समय काफ़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में कैंपेन में लगे हैं। दो चेहरे इसलिए चर्चित हैं क्योंकि दोनों इस समय जो बाकी विपक्षी दल है उनसे ज़्यादा तेज़ी से एग्रेसिव दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर अटैक कर रहे हैं और साथ ही लोग उनके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। बाकी जो तमाम विपक्षी दल है, चाहे बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, चुनावी तैयारी में लगे हैं, लेकिन ना तो उतनी तेज़ी से सरकार पर अटैक कर रहे हैं, ना ही कोई इतना बड़ा मुद्दा उछाल पा रहे हैं जिससे लगे कि पार्टी बीजेपी उनके दबाव में है। दोनों जो ये नेता हैं, राकेश टिकैत किसान आंदोलन को लेकर लगातार चर्चा में है। हालांकि अब किसान आंदोलन राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर पंचायत में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, उससे ये साफ हो गया और लोग ये समझने लगे कि ये आंदोलन अब किधर जा रहा है। उनकी तरफ से मन से ही कहा गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे उसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। ये हिंदू और मुस्लिम उन्होंने शब्द किए, लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं कि उनका सीधा मकसद था कि जाट और मुस्लिम अलग हुए और जाट और मुस्लिम अलग हुए तो रालोद राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति धराशायी हो गई और वो 1 और बाद में 0 पर सिमट गई। अब इसी एकता को फिर से पैदा करने के लिए अब राकेश टिकैत की कोशिश है कि मुस्लिमों और जाटों को एक साथ लाया जाए ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो रालोद की राजनीतिक जमीन थी उसको वापस पाया जाए। और इसीलिए उन्होंने मन से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और वो लगातार एकता की बात कर रहे हैं। इस पर विवाद भी हुआ, ये एक बात चल रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां मुस्लिम मत ज़्यादा है। अब ओवैसी के आने के बाद राकेश टिकैत ने उनको चचा जान बता दिया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को लोगों समझ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। वो नेता जो मन से मुसलमानों को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, आखिर वो एक मुस्लिम नेता को लेकर इतने एग्रेसिव कैसे हो गए, इतने चिंतित कैसे हो गए। तो इसको समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं, जिसमें 2017 में 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल एक सीट छपरौली तक सिमट कर रह गई थी, हालांकि उसका विधायक भी बाद में बीजेपी के पाले में चला गया। लेकिन 136 सीटों में से बड़ी संख्या ऐसी है, लगभग 55 सीटें ऐसी है जहां पर जाट और मुस्लिम मिलकर 40% से ज़्यादा हैं। ये मुस्लिम और जाट ही रालोद की ज़मीन थे, लेकिन 2013 के दंगे की वजह से ये ज़मीन खिसक गई और रालोद की इतनी बुरी स्थिति हुई कि 2013 के बाद जो 2014 के चुनाव आए उसमें चौधरी अजीत सिंह जो राष्ट्रीय लोकदल के उस समय के अध्यक्ष थे, हालांकि अब वो नहीं है, अब उनके बेटे जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी और अजीत सिंह दोनों चुनाव हार गए और उसके बाद से 2017 में भी यही हुआ जो मैंने पहले आपको बताया कि एक सीटें आई थी, वो भी बीजेपी के खाते में। शैलेंद्र सिंह रामाला जो वहाँ के विधायक थे छपरौली से, वो बीजेपी में चले गए। अब रालोद की कोशिश ये है कि लगातार जो जमीन बनी हुई थी उसको फिर से वापस पाया जाए, मुस्लिम जाट एक साथ आए। हालांकि चौधरी चरण सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी अजीत सिंह के पिता, उनका भी जो वोट बैंक था यही था अजगर मजगर। अजगर यानी अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत। बाद में यादव जब सपा के साथ चले गए तो उसके बाद मजगर यानी मुस्लिम, जाट, गुज्जर और राजपूत। हालांकि गुज्जर और राजपूत इस समय बीजेपी के खेमे में खड़े हैं।
जाट और मुस्लिम उनके साथ थे, लेकिन वो ज़मीन खिसक गई। तो एक यही विकल्प बचता था जिसको लेकर रालोद और राकेश टिकैत लगे हुए थे इस ज़मीन को पाने के लिए। कोशिश थी कि फिर से एकता बने, और ये दिख भी रहा था, अभी भी दिख रहा है। लेकिन ओवैसी के आने से उनको लगता है कि कहीं ये ज़मीन जिस अ, ताकत के साथ थी, वो उस ताकत के साथ फिर से ना बन पाए, उस ताकत में कमी आ जाए। क्योंकि 2017 में ओवैसी ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 38 सीटों में से। हालांकि 37 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी, लेकिन करीब 2.5% वोट वो ले गए थे। अगर आकलन करें तो हर सीट से 5200 वोट खींच कर ले गए थे। ये भी बड़ी तादाद है। उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हजारों और सैकड़ों में हार जीत का अंतर होता है। बिहार में ऐसा हुआ, वहाँ पर पहली बार ओवैसी चुनाव मैदान में कूदे और 5 सीटें जीत गए, और 26 सीटें ऐसी थी जहां महागठबंधन को उन्होंने हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है YM, यानी यादव और मुस्लिम। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का कोर वोट है मुस्लिम और जाट, यानी JM। अब राकेश टिकैत और विपक्षी दलों को ये चिंता है कि कहीं ओवैसी के आने से M फैक्टर कमजोर ना हो जाए। अगर M फैक्टर कमजोर हो गया तो रिजल्ट जो वो चाह रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे, कमजोर हो जाएगी राजनीतिक जमीन। और इसी को लेकर वो ओवैसी को राजनीतिक रूप से बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों का दावेदार यहाँ पर कोई दूसरा आए। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल यही रहे। हालांकि बसपा भी रही थी, लेकिन बसपा के साथ इस वक्त इतना सिंपैथी मुस्लिम वोट की नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। और ये नहीं चाहते कि अगर मुस्लिम वोट बैंक अगर ओवैसी की तरफ चला गया तो उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर हो जाएगी, और इसीलिए वो लगातार ओवैसी को अछूत करार दे रहे हैं। दरअसल आप समझिए, ओवैसी की जो पार्टी है उसका मतलब ही मुस्लिम एकता है, और मुस्लिम एकता की बात करती है। साथ ही उसके मुद्दे भी मुस्लिम एकता के साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज के सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो विपक्षी पार्टी है, तमाम विपक्षी पार्टी, उसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और तमाम, उन्होंने मुस्लिम वोटों को सिर्फ यूज किया है। उनके वोट के जरिए वो लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे हैं, लेकिन मुस्लिमों के दुख दर्द, उनकी परेशानियों से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका कहना है कि अगर मुस्लिमों की अपनी पार्टी होगी तो वो उनके मुद्दे उठाएंगे, उनके इश्यूज को रिजोल्व करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। यही अंतर ओवैसी में और दूसरी विपक्षी पार्टी में है। और विपक्षी पार्टी इन्हीं चीज़ों से डरी हुई है कि कहीं ऐसा न हो कि ओवैसी की बातों में मुस्लिम आ जाए और वोट परसेंटेज मुस्लिम जो है उनके ओवैसी की तरफ ना चले जाए। क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत थोड़ा अंतर से चुनाव हार जीत होता है। जो देवबंद की सीट है, जो मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ पर भी सिर्फ इसी वजह से कि पिछले चुनाव में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट निकल गया, और इसीलिए राकेश टिकैत उनको बीजेपी के चचा जान बता रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ओवैसी आकर उनकी जो राजनीतिक जमीन है, जो पकी पकाई खिचड़ी है, उस हांडी में छेद न कर दे। दरअसल ओवैसी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, सीधे कम्युनिकेट करते हैं, अटैक करते हैं बीजेपी पर। बड़ी संख्या में यूथ उनके साथ जुड़ा है, मुस्लिम यूथ उनके साथ जुड़ा है। बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, शेर और शायरी के जरिए बातें रखते हैं, और सीधे मुस्लिम इश्यूज़ को उठाते हैं, उनकी परेशानियों को बताते हैं कि किस तरह की इश्यूज हैं, लेकिन इन इश्यूज को विपक्षी दलों ने सोल्व नहीं किया, जिसको लेकर काफ़ी संख्या में यूथ उनसे जुड़ा भी है, मुस्लिम समाज उनको सुनता भी है। और यही चिंता विपक्ष की राकेश टिकैत की है, और इसी को लेकर अब्बा जान के बाद चचा जान काफ़ी चर्चा में है। दरअसल सारा मसला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतों को लेने का है, ये घमासान मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम किस ओर रुख करता है, क्या मुस्लिम पार्टी की ओर जाता है या फिर विपक्षी दलों का साथ देता है, जो पिछले चुनाव में वो देता रहा है। इस पर डिपेंड करता है बीजेपी किस तरह से ग्रोथ करेगी। अगर मुस्लिम वोट विपक्षी दलों को जाता है तो बीजेपी के सामने वो टिक पाएंगे, अगर बढ़ता है तो बीजेपी के सामने कमज़ोर हो जाएंगे। सारा दारोमदार मुस्लिम मतों की ओर है। हालांकि ये एक मिथ्य भी था कि मुस्लिम वोट एक साथ मिलकर जो बीजेपी को हराते हैं उनके साथ जाता है, लेकिन 2017 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी एक मिथ्य साबित हुआ कि
कि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ जाएगा, क्योंकि 2017 में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों की स्थिति बहुत बुरी तरह से हारने की हुई थी और बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से जीती थी। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, इस समय जो लड़ाई है, झगड़ा है, ओवैसी वर्सेस विपक्षी दल, राकेश टिकैत, सब मुस्लिम मतों को लेकर है। तो ये थी चचा जान और राकेश टिकैत के बीच द्वंद्व की पीछे की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।